नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल देखेंगे। मौर्य काल का प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्यों से पूर्व संपूर्ण उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद में मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से रखी थी। चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो छत्तीसगढ़ से प्राप्त जो मौर्यकालीन साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी मौर्यों का साम्राज्य स्थापित था। हम आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौर्यों के क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं और उनका शासन यहाँ पे किस तरीके से था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र नंदों और मौर्यों के अधीन रहा होगा। इसकी पुष्टि चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण से भी होती है। छत्तीसगढ़ अंचल में मिट्टी के परकोटों, इसका मतलब है दीवार वाले अनेक गढ़ मिले हैं। इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में आठवीं राज्य के रूप में प्राप्त होता है या आठवीं राज्य के रूप में मिलता है। छत्तीसगढ़ अंचल के गढ़ों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में आठवीं राज्य के रूप में हुआ है। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इस काल में बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था, जहां भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ से प्राप्त मौर्यकालीन साक्ष्य। इन्हें हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं अभिलेख। सरगुजा जिले की रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा के लेखों को मौर्यकालीन माना जाता है, जो ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी के हैं। जोगीमारा गुफा, यहाँ से प्राप्त लेख में सुतनुका नामक देवदासी एवं देवदीन नामक शिल्पकार के प्रेम का उल्लेख है। यह लेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। यह मौर्य काल का माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जोगीमारा गुफा में से प्राप्त लेख में सुतनुका नामक देवदासी व देवदीन नामक शिल्पकार के प्रेम का उल्लेख है। यह लेख जो है पाली भाषा में है और लिपि है इसकी ब्राह्मी। ये मौर्य काल का माना जाता है। सीता बेंगरा गुफा, यहाँ पहाड़ी को काटकर नाट्यशाला बनाई गई थी, जिसे विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं। इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। ये ध्यान रखेंगे, इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। तो ये दोनों गुफा कहाँ स्थित हैं, किस पहाड़ी में स्थित हैं, किस जिले में स्थित हैं, यहाँ से किस काल के लेख प्राप्त हुए हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। तो ये जो अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में मौर्यों का शासन रहा होगा। अगला देखते हैं अशोक स्तंभ। सरगुजा जिले में रामगढ़ के पास अशोक का लाट या स्तंभ प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं मुद्राएं या सिक्के। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना है, स्थानों के नाम और कहाँ से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं ये पूछे जाते हैं, खासकर स्थानों के नाम। अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 259 आहत सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये किसी टकसाल में ढले हुए सिक्के नहीं हैं, इन्हें पीट कर बनाए गए हैं। दूसरा है ठठारी, ये शक्ति जिले में स्थित है।
यहाँ से 253 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं में एक अल्पकारी चिन्ह अंकित है। यहाँ से प्राप्त सिक्के रूप भाषक सिक्के हैं, एक प्रकार है। तारापुर, यहाँ से चांदी के 15 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों के नाम ध्यान रखेंगे और कहाँ से चांदी के मिले हैं, कहाँ से तांबे के मिले हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं आरंग। यहाँ से गोनगल श्रेणी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंग रायपुर जिले में स्थित है, गुजरा रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ से भी गोंडल श्रेणी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र ने 6970 में आरंग तथा गुजरा गांव में आहत सिक्कों की खोज की जो गोंडल श्रेणी के हैं, ये ध्यान रखेंगे। आरंग तथा गुजरा गांव में आहत सिक्कों की खोज किसने की थी? डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र ने की थी 1969 और 70 में। बार ये सारंगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर अगला स्थल है मल्हार। यहाँ से तांबे और शीशे की बनी आहत एवं ढली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ से मल्हार से तांबे और शीशे की बनी आहत तथा ढली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मतलब पीट कर बनाई हुई मुद्रा के साथ साथ ढली हुई मुद्रा भी प्राप्त हुई है मल्हार से। आहत सिक्के चांदी और तांबे के होते थे। मौर्यकालीन आहत सिक्कों में अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। अनेक मुद्राओं में मयूर का अंकन प्राप्त होता है। चांदी के आहत सिक्के अकलतरा, ठठारी, तारापुर, बार से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। चांदी के आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं और तांबे और शीशे के कहाँ से मिले हैं? तांबे और शीशे के मल्हार से मिले हैं और चांदी के अकलतरा, ठठारी, तारापुर, बार यहाँ से मिले हैं। तो इन स्थलों के नाम ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हैं मौर्यकालीन। तो अकलतरा, ठठारी, तारापुर, आरंग, गुजरा, बार, मल्हार, इन स्थलों से सिक्के प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन। यात्रा वृत्तांत में देखेंगे, ये जो स्रोत है चीनी यात्री वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, इसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने कौशल क्षेत्र की यात्रा की थी तथा यहाँ अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। वेनसांग की यात्रा विवरण से पता चलता है कि मौर्य शासक अशोक ने कौशल क्षेत्र की यात्रा की थी तथा यहाँ अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं अन्य स्रोत। मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार एवं उत्तरी काले पालिशदार बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मौर्य काल की विशेषता मानी जाती है। उत्तरी काले पालिशदार बर्तन या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये ध्यान रखिएगा। मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार और NBPW के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि मौर्य काल की विशेषता मानी जाती है। कोटाडोल, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गरियाबंद जिले के कोटेना ग्राम में पैरी नदी के तट पर सिरकट्टी आश्रम के निकट प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे मौर्यकालीन माना जाता है। ये अन्य स्रोत हैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के प्रमाण देते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें कुछ भाग छत्तीसगढ़ का आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ को स्वयं जीता था। ये ध्यान रखेंगे। राय बहादुर हीरालाल का कथन जो है कलिंग देश के बारे में बताया है कि कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच
बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें कुछ भाग छत्तीसगढ़ का आ जाता है। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध में छत्तीसगढ़ के लोग किसके पक्ष से लड़े थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार निश्चित ही कलिंग से लगा कौशल अशोक से किसी प्रकार की बुराई लेने की स्थिति में नहीं था, वरन उसने अशोक के प्रति और अधिक मित्रता प्रदर्शित की। श्याम कुमार पांडे का कहना है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग अशोक के पक्ष से लड़े थे कलिंग के विरुद्ध। डॉक्टर राम कुमार बिहार के अनुसार कलिंग का राज्य बस्तर से लगा हुआ था। इस अंचल के सरदारों ने अशोक महान के स्थान पर कलिंग नरेश का साथ देना बेहतर समझा, क्योंकि कलिंग उनका पड़ोसी राज्य था। तो डॉक्टर राम कुमार बिहार मानते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग कलिंग का साथ दिए थे, जबकि डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग अशोक का साथ दिए थे। कलिंग युद्ध के विजेता अशोक ने इस पूरे अंचल को अपने साम्राज्य में कर लिया। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के पहले मौर्य काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष छत्तीसगढ़ कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। ठीक है, कलिंग युद्ध से पहले मौर्य काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग था, लेकिन यह किस प्रांत के अंतर्गत था, यहाँ का राज्यपाल कौन था, राजनीतिक दशा कैसी थी, यह ज्ञात नहीं है। ये स्पष्ट है कि मौर्य साम्राज्य के अंग था, लेकिन मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ का राज्यपाल कौन था, राजनीतिक दशा कैसी थी, यह ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं, सीताबेंगरा गुफा। यह गुफा सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसका भूविन्यास आयताकार है। यह गुफा 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी एवं 1.8 मीटर ऊंची है। यह गुफा एक नाट्यशाला है, जिसे विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ध्यान रखिएगा, सीताबेंगरा गुफा एक नाट्यशाला थी। इसकी बनावट नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिस नाट्य मंडप का वर्णन किया है, वैसे ही इसकी संरचना है। गुफा का आंतरिक भाग रंगमंच के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मंचों का निर्माण 3 स्तर पर यहाँ पर किया गया है। मुख्य द्वार के सामने शिला निर्मित चंद्राकार सोपान सदृश्य संयोजित पीठ है, जो कि बाहर की ओर है। इन पर बैठकर दर्शकगण नाटकीय दृश्यों, अभिनयों का आनंद लिया करते थे। इन पीठों पर लगभग 60 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था थी। गुफा उसके बाद बाहर जो है दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था थी। इसका भूविन्यास ध्यान रखिएगा, 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर ऊंची है। गुफा के प्रवेश द्वार पर पूर्वी दीवार में अशोककालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी, अशोककालीन जो कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है, लेख है। लेख की भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। ये ध्यान रखिएगा, भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं पूर्वी दीवार पर। आदि पयंती हृदयम सभावगुरु कवियो ये रातियम दुले औसंतियाँ हासावनुभूते खुद स्फीतम एवं अलंगेती। हृदय को आलोकित करते हैं, स्वभाव से महान ऐसे कविगण रात्रि में वासंती दूर है। हास्य और संगीत से प्रेरित चमेली के पुष्पों की मोटी मालाओं का ही आलिंगन
करता है। इसका अर्थ ये है, इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि यह गुफा सांसारिकता से विमुख साधु संतों की तप स्थली नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक एवं कलात्मक आयोजनों का रंगमंच था, जहां कविताओं का सस्वर पाठ होता था, प्रेम गीत गाए जाते थे और नाटकों का अभिनय होता था। ये जो गुफा है ये सांसारिकता से विमुख साधु संतों की तप स्थली नहीं थी, बल्कि यहाँ सांस्कृतिक एवं कलात्मक आयोजन किया जाता था। ये एक रंगमंच था, ये भी ध्यान रखना है। ये साधु संतों की तप स्थली नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक एवं कलात्मक आयोजनों का रंगमंच था। इसका संबंध किसी भी धर्म या संप्रदाय से न होकर मानवीय प्रकृति एवं अनुभूतियों से है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार रामगिरी या सरगुजा में लगभग 2000 वर्ष पूर्व नाट्य मंडप बना था, जहां नाट्य अभिनय हुआ करते थे। पंडित लोचन प्रसाद का मानना है कि ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। इस प्राचीन नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। इसके अध्ययनकर्ता का नाम भी ध्यान रखना है। ये सीता बेंगरा गुफा का डिटेल था। अब जोगीमारा गुफा का डिटेल देखेंगे। जोगीमारा गुफा सीता बेंगरा गुफा के निकट स्थित है। यह 3 मीटर लंबी एवं 1.8 मीटर चौड़ी है। उत्तर पूर्वाभिमुखी इस गुफा का आंतरिक भाग गज पृष्ठाकार है। यह गुफा सीता बेंगरा में नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं का विश्राम स्थल था। भारत की चित्रकला नामक पुस्तक में इस गुफा को वरुण मंदिर कहा गया है। यहाँ सुतनुका नामक देवदासी निवास करती थी, जो देवदिन या देवदत्त नामक कलाकार के प्रेम में दीवानी थी। गुफा की उत्तरी भित्ति पर या गुफा की उत्तरी दीवार पर 5 पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। पहली पंक्ति सुतनुक नाम अर्थात सुतनुका नाम की। दूसरी पंक्ति देवदार्शक की, देवदासी के विषय में। तीसरी पंक्ति है सुतनुका नाम / देवदार्शकी या सुतनुका नाम की देवदासी। चौथी पंक्ति में लिखा हुआ है तम कमयित वलन से, उसे प्रेमासक्त किया। पांचवी पंक्ति है देवदिने नम नम / लुप दखे, देवदिन नाम के रूप दक्ष कलाकार ने। ये जो है इस गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण 5 पंक्ति हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 5 पंक्ति उत्कीर्ण हैं। जोगीमारा गुफा में प्राप्त इस अशोककालीन लेख ईसा पूर्व 3री-2री शताब्दी की भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। यह साक्ष्य छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम लेख माना जा सकता है। इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि सुतनुका के वियोग में व्यथित देवदिन ने अपने प्रेम को स्थायित्व देने के लिए अपने हृदय के उद्गार को दीवार पर अंकित कर दिया। देवदिन शिल्पकार थे। संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख था। जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्र अंकित है। ये भित्ति चित्र उसी शैली में निर्मित है जिस शैली में अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र हैं। शैल चित्र जो अजंता और एलोरा के शैल चित्रों के समान ही हैं, जिसकी वजह से इन्हें छत्तीसगढ़ का अजंता भी कहा जाता है। गुफा में निर्मित चित्रों में नृत्य समूह, फूलदार पौधे, ज्यामितीय अलंकरण, मत्स्य, पशु समूह आदि प्रमुख हैं। कैप्टन टी ब्लॉस ने 1904 में इन चित्रों का अवलोकन कर इन्हें 2000 साल से भी अधिक पुराना एवं संभवतः भारत का प्राचीनतम भित्ति चित्रों का प्रमाण माना है। लेखक R.A. अग्रवाल ने भारतीय चित्रकला का विकास में इन्हें ईसा पूर्व 300 में निर्मित माना। तो ये जोगीमारा गुफा का डिटेल है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा के
बारे में डिटेल, ये मौर्य काल से संबंधित है इसलिए हम इसका डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा कथन है, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इसमें अभी अभी हम देखे हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। कलिंग युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध के पश्चात संपूर्ण छत्तीसगढ़ को अशोक ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया, ये देखे हैं। और अभी अभी हम सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा के बारे में देखे हैं जहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। इसका कोई मतलब इस क्षेत्र का उल्लेख कलिंग में के अभिलेख में नहीं है। तो आंसर आएगा 1 और 2। तो 1 और 2 है बी में, तो इसका आंसर होगा बी।